नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण पर चर्चा के क्रम में हम लोग स्वर संधि के विषय में तथा स्वर संधि के 5 उपभेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयार्य स्वर संधि के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संधि का जो द्वितीय भाग होता है व्यंजन संधि, हम लोग आज से व्यंजन संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं ताकि व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ते समय या हम लोग व्यंजन संधि के द्वारा शब्द युग्म का संधि करते हुए या व्यंजन संधि से कोई शब्द बना हुआ है उसका संधि विच्छेद करते हुए हमें कोई समस्या न हो। तो हम लोग जानते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल होता है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल होता है। भाषा में जब दो ध्वनियां या दो वर्ण पास पास आते हैं तो ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या होने वाले भिन्नता को ही संधि कहा जाता है। वर्णों में यह निकटता शब्द या शब्दांश के माध्यम से आता है, यानी जब दो शब्द या दो शब्दांश मिलते हैं तो वर्णों में क्या होता है, यही निकटता आती है। संधि की क्रिया में दो या अधिक पद भाग लेते हैं जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण संधि करते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वर्णों का जो मूल रूप होता है उसमें उच्चारण के स्तर पर और लेखन के स्तर पर दोनों रूपों में क्या होता है, भिन्नता आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। ध्वनियों या वर्णों में होने वाली इसी विकार या भिन्नता के आधार पर हम लोगों ने संधि के भेदों का निर्धारण किया था या संधि के भेदों का निर्धारण इसी ध्वनियों या वर्णों में होने वाली भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ध्वनियों या वर्णों में उत्पन्न होने वाली भिन्नता या विकार के आधार पर हम लोगों ने देखा कि संधि के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? पहला, संधि के भेद क्या होते हैं? संधि के भेद पहला होता है कि जब स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण में पहली स्थिति ऐसी बनती है कि जब स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न हो तो कौन सी संधि होती है? तो हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा कि स्वर संधि होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हो तो कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि होती है। तो कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि होती है। और जब तीसरी स्थिति बनती है कि जब विसर्ग ध्वनि या विसर्ग वर्ण में विकार उत्पन्न हो तो कौन सी संधि होती है? तो विसर्ग संधि होते हैं।
यानी भाषा में जब दो शब्द या दो शब्दांश पास पास आते हैं तो क्या होता है कि उच्चारण की स्पष्टता या सटीकता के लिए क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण एक दूसरे से मेल कर लेते हैं। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है या विसर्ग हो सकता है, जबकि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है। तो जब स्वर, व्यंजन और विसर्ग आपस में मेल करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि तीन प्रकार की संधि बनती है कि जब स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि होती है। दूसरा है कि जब व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होता है तो व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्ग ध्वनि या विसर्ग वर्ण में विकार उत्पन्न होता है तो विसर्ग संधि होती है। तो हम लोग स्वर संधि के विषय में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में केवल एक ही शर्त आता है, स्वर संधि में केवल एक ही शर्त रहना चाहिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, यह भी स्वर होना चाहिए, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यह भी स्वर होना चाहिए। और विकार किस में होना चाहिए, इन दोनों के मेल होने से जो विकार होना चाहिए वह किस में होना चाहिए, वह विकार स्वर में होना चाहिए। यह क्या है, यह स्वर संधि की शर्त है। यह स्वर संधि का शर्त है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, और विकार कहाँ होना चाहिए, स्वर में। यदि यह स्थिति बनती है तो स्वर संधि होती है। लेकिन हम लोग चूंकि स्वर संधि के विषय में पढ़ चुके हैं, उसके 5 उपभेद के विषय में पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों का जो अध्ययन का आज विषय है वह है व्यंजन संधि। तो हमने देखा कि स्वर संधि में यह स्थिति बनती है। हम लोग आइए देखते हैं कि व्यंजन संधि में कौन सी स्थिति बनती है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। व्यंजन संधि में कौन कौन सी स्थिति बनती है, हम लोग उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग व्यंजन संधि का कोई भी नियम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग व्यंजन संधि की जो अवधारणा होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि हमारा अवधारणा स्पष्ट रहेगा तो हम लोग नियम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नियम पर जो चर्चा होगी वह हम लोग अच्छी तरह से ग्राह्य कर पाएंगे। तो आइए, हम लोगों का जो अध्ययन का आज बिंदु है वह है व्यंजन संधि। हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर, व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन वर्ण में विकार होने की स्थिति में व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन वर्ण में विकार होने की स्थिति में या विकार होने के फलस्वरूप स्थिति में या फलस्वरूप व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है।
व्यंजन संधि कब होता है कि व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन वर्ण में विकार होने की स्थिति में व्यंजन संधि होती है, या व्यंजन वर्ण में विकार होने के फलस्वरूप व्यंजन संधि की क्रिया होती है। इसमें यह नहीं दिखाया गया है कि कहां पर प्रथम वर्ण स्वर है, कहां पर द्वितीय वर्ण व्यंजन है। हम लोगों ने स्वर संधि में देखा कि स्वर का मेल केवल स्वर से होता है, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है। जबकि स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से ही होता है। इसको लिख लेते हैं, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, स्वर न हो। तो व्यंजन वर्ण में विकार होने के फलस्वरूप व्यंजन संधि की क्रिया होती है। क्या आगे कह रहा है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, यानी स्वर और स्वर न हो, तो व्यंजन वर्ण में विकार होने के फलस्वरूप व्यंजन संधि की क्रिया होती है। यानी स्वर और स्वर, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर रहेगा तो स्वर संधि हो जाएगी, यानी स्वर और स्वर न हो तो व्यंजन वर्ण में होने वाले विकार के फलस्वरूप व्यंजन संधि की क्रिया होती है। उम्मीद है यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। व्यंजन संधि में यह विकार आदेश, आगम अथवा वर्ण लोप के माध्यम से आगे आदेश, आगम अथवा वर्ण लोप के रूप में होता है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर न हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर न हो,
तो व्यंजन वर्ण में विकार होने के फलस्वरूप व्यंजन संधि की क्रिया होती है। व्यंजन संधि में यह विकार आदेश के रूप में हो सकता है, आगम के रूप में हो सकता है, या वर्ण रूप के रूप में हो सकता है। हम लोगों ने अभी स्वर संधि के विषय में पढ़ा तो हमने देखा कि स्वर संधि में जो विकार होता है, स्वर संधि में जो विकार होता है वह किसके रूप में था? वह आदेश के रूप में था। स्वर संधि में विकार किसके रूप में था? आदेश के रूप में। और उसमें से भी पहले दीर्घ स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में और वृद्धि स्वर संधि में किस रूप में था? तो वह एकादेश के रूप में था। तथा यण स्वर संधि में और अयादि स्वर संधि में जो विकार था वह किस रूप में था? वह आदेश के रूप में था। आप लोग यह बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन व्यंजन संधि में क्या विकार यह विकार कैसे होता है? तो व्यंजन संधि में यह विकार आदेश के रूप में भी हो सकता है, आगम के रूप में भी हो सकता है और वर्णलोप के भी रूप में हो सकता है। तो स्वर संधि में केवल एक प्रकार से विकार होता था आदेश के रूप में, वह भी दीर्घ में, गुण स्वर संधि में और वृद्धि स्वर संधि में एकादेश की क्रिया होती थी, जबकि यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि में आदेश की क्रिया होती थी। आप लोग एकादेश, आदेश, आगम, वर्णलोप ये सब पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि व्यंजन संधि में यह विकार आदेश के रूप में हो सकता है, आगम के रूप में हो सकता है अथवा वर्णलोप के रूप में हो सकता है। आइए हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं। व्यंजन संधि में तो हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वह भी स्वर अथवा व्यंजन हो। तो व्यंजन वर्ण में होने वाले विकार के फलस्वरूप क्या होता है कि व्यंजन संधि की क्रिया होती है, यानी स्वर और स्वर समान रूप से नहीं आने चाहिए। तो हम लोग और आगे चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन संधि में निम्नलिखित स्थितियां व्यंजन संधि में निम्नलिखित स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर तथा द्वितीय पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, व्यंजन संधि में एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? वह व्यंजन हो। तो जब व्यंजन में वर्ण में विकार आएगा तो क्या होगा? तो व्यंजन संधि होगी। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है अनु,
और दूसरा शब्द है छेद, अनु और छेद। चूंकि न में उ की मात्रा है तो क्या हो गया, उ स्वर हो गया और छ यहाँ पर व्यंजन वर्ण है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन वर्ण में जब विकार हो जाएगा या तो यह क्या बनेगा, संधि की क्रिया से यह बनेगा अनुच्छेद। इसमें विकार जो होता है वह आगम के माध्यम से होता है। अभी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे कि आगम या आदेश कैसे होता है। दूसरा उदाहरण है अभिधन सेक, अभिधन सेक। तो भ पे छोटी ई की मात्रा है यानी स्वर है और यहां पर स व्यंजन है। यह संधि के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, यह संधि के फलस्वरूप बन जाएगा अभिषेक। यानी यहां भी परिवर्तन क्या हो रहा है, स में परिवर्तन हो रहा है। फिर व्यंजन संधि में दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा 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 द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है सत धन आनंद। यहां तय हल सहित है अर्थात यह शुद्ध रूप से व्यंजन वर्ण है और यहाँ आ स्वर है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है। तो संधि के फलस्वरूप यह बना लेता है सदानंद। यह संधि कैसे होती है यह हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसी प्रकार एक शब्द है वाक्धन ईश्वर। एक शब्द है वाक्धन ईश्वर। यहां भी कै हल सहित है, यहां दीर्घ ही है। शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है वागीश्वर। तीसरी स्थिति इसमें क्या बनती है कि जब प्रथम पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो तब क्या होता है, इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तत् धन गुण, तत् धन गुण। त यहां पर हलंत है और ग है यानी दोनों व्यंजन है। यह संधि के फलस्वरूप क्या होता है, तद गुण। तत् धन गुण बराबर क्या होता है, तद गुण। उसी प्रकार एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं। दिक धन दर्शन।
दिक धन दर्शन, यह किस में बदल जाता है? यह बदल जाता है दिग दर्शन। दिक धन दर्शन बराबर क्या हो जाता है? संधि की क्रिया के फलस्वरूप यह बन जाता है दिग दर्शन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। और तीसरी स्थिति बनती है कि जब प्रथम और द्वितीय दोनों पदों का प्रथम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। यानी व्यंजन संधि में हम लोगों ने देखा कि तीन स्थितियां बनती हैं। काफी पुस्तकों में केवल दो स्थितियों का वर्णन होता है, यानी जब व्यंजन का मेल स्वर से हो और व्यंजन का हो, जब व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहले स्वर भी आ सकता है और बाद में व्यंजन आ सकता है, या पहले व्यंजन आ सकता है बाद में भी स्वर आ सकता है। तो व्यंजन संधि में तीनों स्थितियां बनती हैं। आप लोग इन तीनों स्थितियों को देख लीजिए। आइए अब हम लोग व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह किस रूप में होता है उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है कि व्यंजन संधि की जो अवधारणा है, व्यंजन संधि में किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह किस रूप में होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण में विकार होता है और हमने पढ़ा कि यह विकार तीन रूप में होता है, आदेश के रूप में, आगम के रूप में अथवा वर्ण लोप के रूप में। तो आइए हम लोग इसी विकार को थोड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो और देख लेते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन संधि में यह विकार तीन रूपों में होता है। व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह तीन रूप में हो सकता है, यानी तीनों रूपों में नहीं होगा, किसी एक रूप में हो सकता है। व्यंजन संधि में यह विकार तीन रूपों में होता है, नहीं हो सकता है, यानी किसी व्यंजन संधि में यह विकार तीन रूपों में हो सकता है, यानी किसी एक ही रूप में होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द युग्म में तीनों प्रकार का विकार संभव हो। पहला होता है आदेश, पहला होता है आदेश। तो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने इसके विषय में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। यहां पर हम एक संक्षिप्त चर्चा कर दे रहे हैं। आदेश क्या होता है? तो आदेश संधि में एक भाषाई परिवर्तन होता है। आदेश क्या होता है? तो संधि में एक भाषाई परिवर्तन होता है। आदेश की क्रिया क्या होती है कि संधि में आदेश की क्रिया एक
भाषाई परिवर्तन होता है, यानी भाषा के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है। जब संधि की क्रिया में जब संधि की क्रिया में जब संधि की क्रिया में मेल संधि में एक भाषाई परिवर्तन होता है। क्या? आदेश। जब संधि की क्रिया में मेल करने वाले एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर एक वर्ण आ जाता है, आदेश क्या होता है कि जब संधि की क्रिया में मेल करने वाले वर्णों में से एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण क्या करता है, हटाकर उसके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, तो वह आदेश की क्रिया, यहां नया वर्ण कर लीजिए, तो क्या होता है, वह आदेश की क्रिया कही जाती है। जब संधि की क्रिया में मेल करने वाले वर्णों में से एक वर्ण के स्थान पर दूसरा नया वर्ण आ जाता है, तो आदेश की क्रिया होती है। व्यंजन संधि में आदेश की क्रिया तीन प्रकार से हो सकती है। व्यंजन संधि में विकार तीन रूपों में होता है। किस किस रूप में? पहला होता है आदेश, दूसरा होता है आगम और तीसरा होता है वर्णलोप। तो हम लोग आदेश पर चर्चा कर रहे हैं। आदेश क्या होता है? तो आदेश एक प्रकार का भाषाई परिवर्तन होता है। जब संधि की क्रिया में मेल करने वाले एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, तो आदेश की क्रिया कही जाती है। व्यंजन संधि में यह आदेश की क्रिया तीन प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? तीन प्रकार से होती है। पहली स्थिति क्या होती है कि जब आदेश की क्रिया प्रथम वर्ण में हो, पहली स्थिति क्या बनती है कि जब आदेश की क्रिया किस में होती है? प्रथम वर्ण में होती है, या प्रथम वर्ण नहीं, गलत है, प्रथम पद में हो। जब आदेश की क्रिया किस में होती हो? जब आदेश की क्रिया प्रथम पद में होती हो। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उद्धन लेख। जब आदेश की क्रिया प्रथम पद में होती हो या प्रथम पद में आदेश होता, तो उदाहरण क्या है?
उद्धन लेख। इसका हम लोग जब संधि करेंगे यह क्या होगा, उल्लेख। उद्धन लेख का जब मेल होगा तो संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, उल्लेख। यानी द यहाँ पर ल में आदेशित हो जाता है। द क्या होता है, ल में आदेशित हो जाते हैं। ल और अपने स्थान पर ही पूर्वत है, यानी आदेश की क्रिया कहां हो रही है, प्रथम पद में हो रहा है। इसका हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वाकधन ईस शब्द क्या बना, वागीस। वाकधन ईस शब्द क्या बना, वागीस। यानी क्या आदेशित होकर के ग में बन जाता है। दीर्घी यहां पर भी है, दीर्घी यहां पर भी है। व्यंजन संधि में आदेश की क्रिया का जो दूसरा रूप होता है वह क्या होता है कि द्वितीय पद में आदेश। द्वितीय पद में आदेश, यानी संधि की क्रिया में जब आदेश की क्रिया, पहली तो स्थिति क्या होती है कि प्रथम पद में आदेश होता है, दूसरा होता है कि द्वितीय पद में आदेश। शब्द क्या बना, जैसे इसका उदाहरण है परिधन सद। पहला उदाहरण क्या होता है, परिधन सद। शब्द क्या बनता है, परिषद। यहां द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है से वह यहां पर आदेशित होकर के बदल जा रहा है। उसी प्रकार से एक उदाहरण है आकृष धन त। आकृष धन त यह किस में बदल जा रहा है, यह बदल जा रहा है आकृष्ट। आकृष धन त यह किस में बदल जा रहा है, यह बदल जा रहा है आकृष्ट में। यानी त आकृष्ट तक तो अपने स्थान पर उपस्थित है, तय किस में आदेशित हो जा रहा है, तय आदेशित हो जा रहा है ट में। तो उम्मीद है कि जब प्रथम पद में आदेश होता है तो दो उदाहरण हमने देखा। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि द्वितीय पद में आदेश हो जाता है, तो यह स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति क्या बनती है, तीसरी स्थिति बनती है कि दोनों पदों में आदेश हो जाता है। दोनों पदों में आदेश, यानी संधि के कुछ नियम ऐसे हैं कि आदेश की क्रिया प्रथम पद में होती है, कुछ नियम ऐसे हैं कि आदेश की क्रिया द्वितीय पद में होती है। कुछ ऐसे भी शब्द बनते हैं या कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसमें क्या होता है कि द्वितीय यानी दोनों पदों में आदेश की क्रिया बन जाती है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है उत्धन शिष्ट। उत्धन शिष्ट शब्द क्या बनता है, उत्शिष्ट। उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट। उत्धन शिष्ट का जब मेल होता है तो शब्द क्या बनता है, उच्छिष्ट। त के स्थान पर च आदेशित हो जाता है और स के स्थान पर छ आदेशित हो जाता है। त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी बदल जा रहा है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी बदल जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पदों में आदेश की क्रिया हो रही है। उसी प्रकार से एक शब्द है उत्धन श्वास। यह शब्द क्या बन रहा है, उच्छ्वास। उत्धन श्वास शब्द क्या बन रहा है, उच्छ्वास। यहां त छ में बदल जा रहा है और स किस में बदल जा रहा है, छ में बदल जा रहा है। हालांकि दोनों पदों में जो आदेश की क्रिया होती है इसके क्या होते हैं, बहुत ही कम उदाहरण है। इसके क्या है, बहुत ही कम उदाहरण है। तो हमने देखा कि व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह कितने रूपों में होता है, वह 3 रूपों में होता है। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है आदेश की क्रिया, यानी एक वर्ण के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाना। अब यह आदेश की क्रिया 3 रूपों में होती है। पहला कौन सा होता है
कि जब प्रथम पद में आदेश हो जाता है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है, वो हट जाता है, उसके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि द्वितीय पद में आदेश होता है, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हट जाता है, उसके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि दोनों पदों में आदेश हो जाता है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण हट जाता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी हट जाता है, और इन दोनों के स्थान पर एक एक नए वर्ण आ जाते हैं। उम्मीद है कि आदेश की क्रिया और उसके जो तीनों स्थिति बन रही है आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग जो यह विकार होता है उसका हम लोग दूसरा देख लेते हैं। यह विकार दूसरे रूप में कैसे होता है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह तीन रूपों में होता है। पहला हम लोगों ने देख लिया आदेश, अब दूसरा हम लोगों ने देख लेते हैं आगम। हम लोगों ने प्रथम विकार किस रूप में देखा, तो प्रथम विकार हम लोगों ने देखा आदेश के रूप में। यह कब होता है कि एक वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर एक नए वर्ण का आ जाना। उसकी तीन स्थितियां हमने देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं आगम। आगम क्या होता है, तो संधि में आगम से तात्पर्य है, संधि में क्या है, आगम से तात्पर्य होता है आ जाना। संधि में आगम से तात्पर्य होता है आ जाना। यह भी क्या है, यह भी एक भाषा संबंधी परिवर्तन है। आगम क्या होता है, संधि में आगम से तात्पर्य आ जाना जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के आगम क्या होता है, आगम एक प्रकार का भाषाई परिवर्तन होता है। संधि में आगम से तात्पर्य आ जाना जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य में नवीन वर्ण आ जाता है। आगम में क्या होता है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो होता है, जब संधि की क्रिया होती है तो उन दोनों के मध्य में एक नया वर्ण ही आ जाता है। उन दोनों वर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि उन दोनों में कोई नया वर्ण आ जाता है। वह क्या होता है, आगम की क्रिया होती है। यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कोई विकार नहीं होता है, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कोई विकार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोग आगम समझ पा रहे होंगे। संधि में आगम से तात्पर्य आ जाना जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य में नवीन वर्ण आ जाता है। व्यंजन संधि में आगम
तीन रूपों में होता है, तीन रूपों में होता है। व्यंजन संधि में जो यह आगम होता है वह कितने रूपों में होता है? वह तीन रूपों में होता है। किस किस रूप में? पहला चागम, इसको मैंने लिख सकते हैं च का आगम। पहला रूप क्या है? पहला रूप है आगम का प्रथम रूप क्या होता है? चागम, यानी आगमन किस रूप में होता है? तो आगम जो होता है वह च के रूप में होता है, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य में च वर्ण आ जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एक इसका उदाहरण है स्वधन छंद। स्वधन छंद, यह मिलकर के क्या बना, संधि करके क्या बनता है? स्वच्छंद, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और यहाँ छ है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ? च का आगम हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग यह बात समझ पा रहे होंगे। दूसरा है उदाहरण इसका है रदधन छेद। यहाँ द हल सहित है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन है। इसके मध्य में क्या होता है? यह हो जाता है रदत छेद, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में च का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। आगम से क्या तात्पर्य है कि जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य में कोई नवीन वर्ण आ जाता है। व्यंजन संधि में आगम तीन रूपों में होता है। पहला होता है चागम, यानी च का आगम। तो हमने दो उदाहरण देख लिए। तीसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? सागम। पहला होता है चागम, दूसरा क्या होता है? सागम, अर्थात स का आगम। क्या होता है? स का आगम। दूसरा होता है सागम, यानी स का आगम। तो इसमें कुछ उपसर्गों के मिलने से ऐसी क्रिया होती है, वह मुश्किल से 7 है। तो हम लोग उसका जब उदाहरण देखेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझ लेंगे। सागम का मतलब होता है कि इसमें स का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। जैसे एक शब्द है, उदाहरण इसका देख लेते हैं, परिधन कार। परिधन कार, तो यहां क्या बन जाता है? परिष्कार। यानी परिधनकार, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मध्य में स का क्या हो गया? आगम हो गया। उसी प्रकार से क्या होता है कि परिधन कृत, यहां क्या होता है? शब्द बन जाता है परिष्कृत, यानी यहां मूर्धन्य स का क्या हो जाता है? आगम। तीसरी आगम की जो स्थिति बनती है वह क्या होता है? सागम। स का आगम यानी दंत स का आगम। मूर्धन्य स का आगम होता है। यह कहां होता है? तो जब पर उपसर्ग रहते हैं तब मूर्धन्य स का आगम होता है। दंत स का आगम हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द है इसका सम का मेल कृत से होता है। सम का मेल कृत से होता है तो क्या हो जाता है? सम का मेल जब कृत से होता है तो शब्द बन जाता है संस्कृत। शब्द बन जाता है संस्कृत, यानी मैं और क के बीच दंत सकार आ जाता है, यानी दंत सकार आ जाता है। उसी प्रकार से
समधन कार है, शब्द क्या बन जाता है? संस्कार। संस्कार। दंत स का आगम यानी कब होता है? कि स उपसर्ग के साथ, स नहीं सम उपसर्ग के साथ। इसका भी 7 उदाहरण है, इसका भी 7 स्थितियां इसकी बनती हैं और 7 स्थितियां केवल इसकी बनती हैं। यह सम उपसर्ग के बाद दंत सकार होता है। तो हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में जो यह विकार होता है वह कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में होता है। पहला कौन सा था? आदेश। आदेश की हमने देखी 3 स्थितियां। दूसरा क्या होता है? आगम। आगम का भी हमने देखा 3 स्थितियां होता है। और आइए हम लोग तीसरी जो विकार की स्थिति बनती है उसको वर्णलोप को उसको भी देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी के नियम हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो तीसरी स्थिति होती है जो तीसरी स्थिति होती है वह क्या होता है? तीसरी स्थिति क्या होती है कि व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह 3 रूपों में होता है। तो तीसरा रूप क्या होता है? वर्णलोप। वर्णलोप क्या होता है कि संधि की क्रिया में किसी वर्ण का समापन। वर्णलोप क्या होता है? तो वर्णलोप होता है कि संधि की क्रिया में किसी वर्ण का समापन। यह कैसा कब होता है? तो यह मुख्य रूप से मुख्यतया या मान लीजिए केवल न का लोप होता है। वर्णलोप में क्या होता है कि हलंत न का लोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो संधि पढ़ रहे हैं यह क्या है? संस्कृत की संधि है। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में तो दूसरे रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? वह न के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी संस्कृत में क्या होता है कि उनके लेखन में न रहता है, तो हम लोग जब उनका संधि करते हैं तो वही न क्या होता है? उसका समापन हो जाता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के स्तर से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। संस्कृत में शब्द होता है आत्मन, जबकि हिंदी में यही शब्द है आत्म। हिंदी के रूप में जब प्रयोग होगा तो यह आत्म के रूप में होगा। संस्कृत में किसके रूप में प्रयोग होता है? तो आत्मन के रूप में होता है। आत्मन का मेल हम लोग जब ज्ञान से करते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? आत्मज्ञान। शब्द क्या बन जाता है? आत्मज्ञान। आत्मन का मेल जब ज्ञान से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? आत्मज्ञान, यानी न का लोप हो जाता है। वर्ण लोप में क्या होता है? मुख्यतः न का ही लोप हम लोगों के सामने जो उदाहरण आते हैं वह न के रूप में ही रहते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द है ससिन धन कांत। कांत का मतलब होता है कि उसकी चमक। ससिन मतलब होता है चंद्रमा, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में सस के रूप में ही प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? सस के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो ससिन और कांत का जब मेल होता है तो शब्द क्या बन जाता है? ससकांत। यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं? न का लोप कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वर्ण लोप को समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार और एक शब्द देख लेते हैं।
शब्द है युवन धन वर्ग। हम लोग इसका संधि करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यु वर्ग, यानी न का लोप हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह तीन रूपों में होता है। पहला होता है आदेश की क्रिया, दूसरा होता है आगम की क्रिया, और तीसरा होता है वर्णलोप की क्रिया। आदेश की क्रिया में हमने देखा कि तीन स्थितियां बनती हैं। पहला बनता है कि प्रथम पद में आदेश होता है, दूसरी स्थिति बनती है द्वितीय पद में आदेश होता है, तीसरी स्थिति बनती है कि दोनों पदों में आदेश होता है। फिर आगम की क्रिया में हम लोगों ने देखा कि आगम की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में एक कोई नया वर्ण आ जाता है। उसमें भी तीन स्थितियां बनती हैं। च का आगम होता है, मूर्धन्य स का आगम होता है और दंत स का आगम होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि वर्णलोप में, तो वर्णलोप में केवल एक स्थिति बनती है कि न का लोप हो जाता है। तो उम्मीद है कि व्यंजन संधि में जो विकार होता है वह किन किन रूपों में होता है और कौन सी स्थिति बनती है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग व्यंजन संधि को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए और आगे इसके अवधारणाओं को देख लेते हैं, ताकि नियमों का अध्ययन करते समय हमें समझने में कोई समस्या, कोई कठिनाई न रहे। तो हम लोग व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि में हम लोगों ने स्वर संधि के विषय में हम लोगों ने देख लिया था। अब व्यंजन संधि में देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो व्यंजन संधि का अध्ययन करते समय हम लोगों ने देखा कि हमारे पास तीन स्थितियां बनती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, और तीसरी स्थिति क्या बनती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, वह भी व्यंजन हो। तो हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में भी स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है। व्यंजन संधि में क्या हो सकता है, स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हो सकता है। तो व्यंजन संधि को स्पष्ट रूप से समझने के लिए या अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए, स्वर और व्यंजन का ज्ञान आवश्यक होता है। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर एक व्यंजन में, अथवा हमने देखा कि कभी कभी दोनों व्यंजनों में भी विकार पैदा हो जाता है। व्यंजन में विकार उत्पन्न होने के कारण हम लोग जानते हैं कि इस संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। अब यह विकार कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया को हम लोग अगर समझ लेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि संधि में यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यानी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से जब मेल होता है तो यह विकार क्यों होता है, कैसे होता है, यदि हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग व्यंजन संधि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यदि किसी वर्ण का हम लोग उच्चारण करते हैं तो हम लोग मोटे तौर पर दो ही प्रयत्न करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख्यतः दो, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख्यतया दो प्रयत्न होता है। हम लोगों को किसी वर्ण का उच्चारण करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि मुख्य रूप से दो प्रयत्न करेंगे। पहला क्या होता है, पहला होता है मुख के अंगों का संचालन। पहला क्या होता है कि
मुख के अंगों का संचालन, और दूसरा, पहला होता है मुख के अंगों का संचालन, और दूसरा जो प्रयत्न होता है वह होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन। हम लोग जब वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो हमने जब स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न आदि के विषय में पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमें मुख्यतः दो प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। पहला कौन सा होता है? मुख के अंगों का संचालन, और दूसरा क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला है मुख के अंगों का संचालन कैसे होता है। मुख के अंगों का संचालन, इसमें हम लोग क्या क्या प्रयत्न करते हैं? यदि हम लोग इसको समझ पा रहे होंगे, समझ पा जाएंगे, तो हम लोगों का जो व्यंजन संधि है वह हम लोगों के काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मुख के अंगों के संचालन में क्या होता है कि मुख के अंगों के संचालन में मुख्यतः दो क्रिया होती है। मुख के अंगों के संचालन में मुख्यतया दो क्रिया होती है। मुख्यतया दो क्रिया होती है। पहली क्रिया कौन सी होती है, जिसको हम लोग ए लिख लेते हैं। पहली क्रिया क्या होती है कि जीव का मुख के अंदर, पहली क्रिया क्या होती है कि जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आना जाना, मुख के अंगों के संचालन में मुख्यतः दो क्रिया होती है। पहला क्या होता है कि जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आना जाना, और दूसरी क्रिया क्या होती है? दूसरी क्रिया होती है कि पहला होता है जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आना जाना, और दूसरी क्रिया क्या होती है? होठों का मिलना व अलग होना। होठों का मिलना व अलग होना, यानी हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुख्यतः दो प्रकार का प्रयत्न होता है। पहला क्या होता है कि मुख के अंगों का संचालन, और दूसरा क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन। पहला हम लोग जब देखेंगे मुख के अंगों का संचालन, तो उसमें क्या क्या आता है? तो पहला होता है कि मुख के अंगों के संचालन में भी दो क्रिया होती है। पहला क्या होता है कि जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आना जाना, और दूसरा क्या होता है कि होठों का मिलना व अलग होना। तो जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आने जाने से चार स्थिति बनती है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। जीव का मुख के अंदर, जीव का मुख के अंदर, जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आना जाना। जो पहली क्रिया होती है मुख के अंगों के संचालन में, तो पहला होता है कि जीव का मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आना जाना। इसमें क्या होता है
इसमें 4 स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि 4 स्थितियां होती हैं, यानी जीव जब मुख के अंदर अलग अलग स्थानों पर आता जाता है तो इसमें क्या बनता है, इसमें 4 स्थितियां बनती है या 4 प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। क्या होता है, 4 प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। पहली स्थिति कौन सी होती है, पहला होता है, और इधर से लिख लें, पहला होता है कि जीव के मूल या जड़ का, जीव के मूल का, पहली स्थिति क्या होती है कि जीव के मूल का कंठ को अवरुद्ध कर उच्चारण। पहली स्थिति क्या बनती है कि जीव के मूल का कंठ को अवरुद्ध करना, यानी पहली स्थिति क्या होती है कि जो जीव का जड़ होता है, जीव का मूल भाग होता है, वह क्या करता है, वह कंठ को अवरुद्ध कर लेता है। और इससे कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इससे कंठ पर अवरुद्ध होने के फलस्वरूप जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी समझ ले रहे हैं, उसको क्या, कौन सी ध्वनि कहा जाता है, तो उसको कंठ ध्वनि कहा जाता है। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि जीव के मूल का कंठ को अवरुद्ध करना, यानी कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं कंठ वर्ग की, अर्थात कौन कौन सा, क, ख, ग, घ और न। यानी जब जीव का मूल भाग कंठ को अवरुद्ध करके ध्वनियों का उच्चारण करेगा तब कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होंगी, कंठ वर्ग की। दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब जीव के ऊपर का भाग जब जीव के ऊपर का भाग क्या करेगा, जीव के ऊपर का भाग तालु से स्पर्श करे। जब क्या हो कि दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जीव के ऊपर का भाग तालु से स्पर्श करे तो कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तालव्य। तालव्य 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 वर्ग की ध्वनियां, या इन कहते हैं तालव्य, यानी च, छ, ज, झ, य। तालव्य वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती है, तो तालव्य वर्ग में च वर्ग की ध्वनियां आती हैं, जिसमें च, छ, ज, झ, य, स, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए, इस प्रकार की ध्वनियां रहती है। इसमें जो तीसरी स्थिति बनती है वह क्या होता है, तीसरी स्थिति जो बनती है वह क्या होता है, वह होता है जीव का मूर्धा से स्पर्श करना। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि जीव क्या करता है, मूर्धा को स्पर्श करता है, तब कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, मूर्धन्य ध्वनि। यहां वर्ण है, यहां ध्वनि लिख ले, तालव्य ध्वनि, यहां भी कंठ ध्वनि।
जब जीव का मूर्धा से स्पर्श होता है तब कौन से होते हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ड़। ट, ठ, ड, ढ, ड़। इन ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसी के साथ र और मूर्धन्य स भी उच्चरित होते हैं। चौथी स्थिति क्या बनती है? चौथी स्थिति बनती है जीव का चौथी स्थिति क्या बनती है कि जीव का ऊपरी दांतों से स्पर्श, जीव का ऊपरी दांतों से स्पर्श कौन सी ध्वनियां बनती हैं? तो दंत ध्वनि बनती है। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो त, थ, द, ध, न और स। दंत वर्ण ध्वनि कौन कौन से होती हैं? तो त, थ, द, ध, न और स। यानी मुख में के अंगों के संचालन में दो क्रिया होती है। पहला क्या होता है कि जीव का मुख्य रूप से अलग अलग स्थानों पर आना जाना। जीव का मुख के अलग अलग स्थानों पर आने जाने से चार स्थितियां वो होती है। जब जीव का मूल भाग यानी जीव का जो जड़ भाग होता है वह कंठ को स्पर्श करता है और कंठ को स्पर्श करने के बाद क्या होता है कि वायु का मार्ग अवरोधित हो जाता है, जिससे कंठ ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। वह कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जीव के ऊपर का जो भाग होता है वह तालु से स्पर्श करता है, तब तालव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। और जीव का जीव का भाग होता है वह क्या होता है? मूर्धा को स्पर्श करता है तो मूर्धन्य ध्वनि उत्पन्न होती है। और जीव का ऊपरी दांतों से जब स्पर्श होता है तो दंत ध्वनियों का क्या होता है? उच्चारण होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि होठों का मिलना व अलग होना, यानी हम इसको ऊपर से हटा दे रहे हैं। इसमें हालांकि एक ही स्थिति है। बी स्थिति क्या होती है कि जीव कह रहे हैं होठों का मिलना व अलग होना, होठों का मिलना व होठों का मिलना व अलग होना। होठों का मिलना व अलग होना से इसमें कौन कौन से स्वर उत्पन्न होते हैं, वर्ण उत्पन्न होते हैं? तो इसमें प, फ, ब, भ, म। इसमें प, फ, ब, भ और म उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? ओठ के विभिन्न क्रियाओं से यानी ओठों के मिलने व अलग होने से यानी ओठ के संरचना के आधार पर विभिन्न स्वरों का क्या होता है? उच्चारण होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि मुख के अंगों का संचालन कैसे होता है। तो हमने देखा कि मुख के अंगों के संचालन के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्ण यानी वर्ण माने स्वर और व्यंजन उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं स्वर तंत्रियों में कंपन।
हम लोग स्वर तंत्रियों में कंपन देख लेते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन, इसको हम लोग लिख सकते हैं गले में स्थित स्वर तंत्रियों के गले में स्थित स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर गले में स्थित स्वर तंत्रियों में गले में स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सघोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। स्वर तंत्रियों में कंपन यानी गले में स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सघोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण कब होता है? कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो। क्या हो? कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो तब कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? तो सघोष वर्णों का उच्चारण होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो हम यहां लिख ले रहे हैं। सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो सघोष वर्ण इसमें है, पहला है सभी स्वर। कितने हो गए हैं? 11। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सभी स्वर। दूसरे कौन कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं वर्ग के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ण। वर्ग के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ण, यानी हम लोग जानते हैं 5 वर्ग होता है, तो 3, 4, 5 यानी 5 तिया 15 वर्ण इसमें हो गए। और कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यह कितने होते हैं? 4, य, र, ल, व। और कौन सा होता है? तो है वर्ण। यानी कुल कितने हो गए? 1। यानी 11, 15, 26, 4, 30 और 1, 31 वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं या घोष सही होते हैं। हालांकि कुछ और वर्ण भी हैं, लेकिन हम लोग चूंकि संधि की दृष्टिकोण से इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल मूल वर्णों के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे आगत व्यंजन वर्ण है, आगत स्वर है, हम लोग उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करें। अघोष वर्ण क्या होते हैं? कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। जब स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो इसमें है वर्ग के प्रथम व
वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण, वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण कितने हो गए? तो 5 दूना 10। दूसरे हो कौन कौन से हो गए? दूसरे हो गए ऊष्म व्यंजन, है के अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन। चूंकि है क्या है? वह सघोष है, घोष, तो ऊष्म व्यंजन है उसमें नहीं रहता है, तो 3 हो गए। कौन कौन से? तीनों स, श, श और स। अघोष व्यंजन का सूत्र एक बता दे रहे हैं उसे, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसको याद करने के लिए देख लीजिए, 1 + 2 = 3 से, 1 + 2 = 3 से, यानी प्रथम पद का यानी वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों से वह क्या होते हैं? वह अघोष होते हैं। यह कितने होते हैं? यह 13 होते हैं। यह कितने होते हैं? 10 और 3 13 होते हैं। 13 और 31 44। हम लोगों ने मूल वर्णों की संख्या 44 पढ़ी है, तो आप लोग घोष अघोष इसको अच्छी तरह से, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। यदि हम लोग व्यंजन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से होता है, किन अंगों के संचालन से होता है, और घोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं, हम लोग यदि इनको अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो हम लोग क्या होगा कि व्यंजन संधि में हम लोग कोई भी नियम पढ़ेंगे तो हम उनको वह नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं कि व्यंजन संधि में कोई कौन कौन से तत्व तो आवश्यक होते हैं, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। हालांकि इसी के आधार पर हम लोगों का जो व्यंजन संधि है वह सब पूरा हो गया है, लेकिन हमको कुछ और बिंदुओं पर ध्यान रखना है, तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। हम इसको हटा करके, मैं चाहता हूं कि कोई भी बिंदु न छूटे, जिससे हमारा जो अध्ययन हो वह पूर्ण रूप से रहे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि व्यंजन संधि में सभी 11 स्वर भाग लेते हैं और सभी 33 मूल व्यंजन वर्ण भाग लेते हैं। यानी हमारे पास व्यंजन संधि में क्या होता है कि 44 मूल वर्ण भाग लेते हैं। हालांकि उसमें से सभी वर्णों का कोई योगदान नहीं होता है। हमको यह मान के चलिए कि अधिकतम 20 से 22 वर्ण ही उसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में सभी मूल वर्ण भाग लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ण कितने रूपों में बटे होते हैं, तो वर्ण 2 रूपों में बटे होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वर, तो हम लोग मूल स्वर को देख लेते हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। व्यंजन संधि में यही 11 मूल स्वर भाग लेते हैं। और मूल व्यंजन कौन कौन से हैं? मूल व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ। हम यहां हल सहित नहीं लिखेंगे, या लिख भी दे। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल,
व स श स और है। यह क्या हो गए, यह मूल व्यंजन हो गए। हम लोग इनको हल सहित ही लिख लेते हैं। यदि हम लोग इन सब बातों को पहले से ही समझे रहेंगे तो हम लोगों को नियम का अध्ययन करते समय कोई भी संशय नहीं होगा। तो हम लोग मूल स्वर के विषय में जानते हैं कि हमारे 11 मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं कि अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब हम लोग व्यंजन देख लेते हैं। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कै से लेकर के मैं तक इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। कै से मैं तक क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। यहां ऐसे लिख दें, कै से मैं तक। कै से, इसको मिटा दें क्योंकि और चीजें लिखनी है। तो कै से मैं तक क्या हो गया, वर्गीय व्यंजन। कै से मैं तक क्या हो गया, वर्गीय व्यंजन। कुछ बातों का हम लोग अगर ध्यान रखे रहेंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। कै से मैं तक क्या हो गए, वर्गीय व्यंजन। दूसरा वर्गीकरण क्या हो गया, य से व तक। य से व तक क्या हो गए, यहां लिख, कै से मैं तक क्या हो गए, वर्गीय व्यंजन। कैसे मैं तक वर्गीय व्यंजनों कितने हो गए, 25। दूसरा है य से व तक। यह क्या हो गए, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यह कितने हो गए, 4। तीसरा वर्गीकरण क्या हो गया, से है तक। यह क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन। यह संख्या में कितने हो गए, यह भी हो गए 4। उम्मीद है यह सब बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वर्ण विचार की कक्षा में हम लोग इसको अच्छे से समझ पा गए। इसके बाद ध्वनियों के विषय में जो क वर्ग का अच्छा, इसको हम लोग क वर्ग कहते हैं क्योंकि इसका शुरुआत कैसे होता है। इसको च वर्ग कहते हैं क्योंकि इसका शुरुआत च से होता है। इसको ट वर्ग कहते हैं क्योंकि इसका शुरुआत ट से होता है। इसको त वर्ग कहते हैं, इसका शुरुआत त से होता है। और इसको प वर्ग कहते हैं, इसका शुरुआत प से होता है। इसको और लिख लेते हैं। चौथा, व्यंजन को वर्गीय तथा अवर्गीय दो भागों में बांटा गया है। व्यंजन को क्या हुआ, वर्गीय तथा अवर्गीय दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एक क्या है, वर्गीय है। वर्गीय कहां से है, कहां है, कै से मैं तक। ये कौन से हो गए, यह हो गए वर्गीय व्यंजन। दूसरे क्या हुए, अवर्गीय में अंतःस्थ और ऊष्म आते हैं, तो वह क्या हो गए, य से है तक। य से है तक क्या हो गए, अवर्गीय व्यंजन हो गए। एक वर्गीकरण हम लोग और देख लेते हैं। चूंकि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है,
तालु पर स्पर्श करने से होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, त वर्ग को दंत वर्ण कहा जाता है और प वर्ग को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। हम लोग पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा एक और इसमें आता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, तो नासिक्य व्यंजन 5 होते हैं, वह कौन कौन से है? तो ङ, य, ण, न तथा म। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 5 होते हैं, ङ, य, ण, न तथा म। इन्हें नासिक्य व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, मुंह से नहीं निकलता है, इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन है। तो व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन से संबंधित जितने भी अवधारणा आ सकते हैं, जितनी भी बातों की हमको आवश्यकता हो सकती है, हम लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया। तो आगे की कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि का जो नियम है उसको हम लोग एक अलग ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो व्यंजन संधि के नियमों को प्रारंभ करने से पहले हम लोगों को स्वर और व्यंजन का बंटवारा पढ़ लेना है और साथ ही साथ घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने घोष और अघोष के विषय में पढ़ लिया है। यानी हमको क्या करना है कि यह बंटवारा देख लेना है, साथ में ही साथ घोष या सघोष और अघोष, इनके विषय में भी अगर हम लोग बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे तो हमारा जो व्यंजन संधि है वह अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा। तो आज की कक्षा में समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।